कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। और यहाँ हम लोग जो पेपर टू वाले विद्यार्थी हैं, पेपर टू वाले विद्यार्थी का यहाँ कुछ डिस्कशन हम लोग करेंगे आज। चूँकि आज का आपका क्लास तो नहीं होगा, लेकिन किस तरह से आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहता है और क्या चीज़ देखने को आपको मिलेगा, वो चीज़ यहाँ पे समझाने का कोशिश करते हैं, ताकि जो विद्यार्थी नए हैं और पेपर टू का सबसे पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसको ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। बाकी बात जो एक बार दे चुके हैं एग्ज़ाम तो उनको तो ये पता ही होगा। तो इसलिए आज हम आपको क्लास नहीं रख रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास आपको दे रहे हैं पेपर टू वाले विद्यार्थी का, जिनका कि खास कर जो है मैथ और साइंस पेपर है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि पेपर टू वाला जो होगा मैथ और साइंस पेपर वाला, उनको क्या करना होगा और उनको अगर फॉर्म भरना है पेपर टू में मैथ और साइंस से, तो वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो कि भर सकते हैं पेपर टू के मैथ और साइंस के पेपर को। सबसे पहले इस बातों को आप समझ लीजिए। सबसे पहला चीज़ है क्या कि पेपर टू जो भरना होता है फॉर्म, चाहे वो मैथ साइंस हो चाहे आपका एसएसटी पेपर हो, पेपर टू में आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप 6 to 8 का टीचर बनने वाले हैं। मतलब कि सरकार की तरफ से 6 to 8 का अगर आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको पेपर टू का फॉर्म देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि टीचर का टेस्ट होता है सीटेट या बीटेट या अलग अलग राज्यों में अलग अलग टेट के नाम से होता है। पेपर टू को वही भर सकते हैं जिनका या तो बीएड है, या तो बीएड है, या इसलिए हम बोल रहे हैं आपको बताएंगे। और आप जानते हैं कि बीएड जो होता है वो ऑनर्स पे होता है, तो जिनका बीएड है वो तो पेपर एक तरह से क्या है टू को भर सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन भी होता है कि जो डीएलएड किए हुए हैं, ऐसे विद्यार्थी जो डीएलएड किए हुए हैं वो भी पेपर टू को भर सकते हैं। डीएलएड वाले भी पेपर टू को भर सकते हैं, बस उनका एक तरह से क्राइटेरिया रहता है, उनको अगर फुलफिल कर दिए तो। अगर आप डीएलएड, क्योंकि डीएलएड जो करते हैं वो इंटर लेवल पे करते हैं, और पेपर टू में जो होता है वो आप 6 to 8 का टीचर बनते हैं। तो 6 to 8 का टीचर बनने के लिए हर मामले में आपका ऑनर्स होना चाहिए। चूँकि आप बीएड करते हैं तो ऑनर्स करके बीएड करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑनर्स शामिल है। लेकिन यहाँ जब डीएलएड करते हैं तो डीएलएड में सिर्फ आपका 11-12 जो पास करते हैं, मतलब इंटर एग्जाम पास करते हैं, उसके बाद आप डीएलएड का फॉर्म भर देते हैं और उसे डीएलएड का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो डीएलएड के साथ अगर आपके पास ऑनर्स हो जाए, डीएलएड के साथ अगर आपके पास ऑनर्स हो जाए, चाहे ग्रेजुएशन हो जाए जिसको हम लोग बोलते हैं, 3 साल का प्रोग्राम है, अब तो 4 साल का प्रोग्राम में आपका बहुत चीज़ रख दिया गया है। तो ये वाले विद्यार्थी भी भर सकते हैं फॉर्म को, पेपर टू वाले। और पेपर टू वाले अगर डीएलएड को किए हुए हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहला बात ये समझ लीजिए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि अगर आप पेपर टू के फॉर्म को भरते हैं तो 2 कैटेगरी में पेपर टू का फॉर्म आता है। क्या क्या आता है? तो एक तो पेपर टू का फॉर्म जो आता है वो आपका पेपर टू का जो फॉर्म आएगा 6 to 8 के लिए, वो 2 टाइप में आएगा। एक तो आप कोई भी पेपर लीजिएगा, अगर आर्ट्स पेपर लिए हुए हैं, अगर आर्ट्स ऑनर्स हैं, आपका आर्ट्स ऑनर्स हैं, तो आपका पेपर जो रहेगा पेपर टू में वो एसएसटी में काउंट किया जाएगा। एसएसटी होगा मतलब कि सोशल साइंस वाले चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जो हैं साइंस वाले पेपर में आते हैं, अगर आप साइंस वाले पेपर में हैं तो आपको पता है कि कौन से पेपर को हम साइंस बोलते हैं, चाहे वो आपका मैथ ऑनर्स हो जाए, चाहे वो आपका साइंस ऑनर्स हो जाए, चाहे वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी चीज़, मतलब साइंस वाले चैप्टर में आते हैं या साइंस वाले डोमेन में आके आप ऑनर्स करते हैं, तो सिंपल बात है आपका जो पेपर होगा वो मैथ और साइंस दोनों से पूछा जाएगा। मैथ प्लस साइंस दोनों से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आर्ट्स पेपर रहता है तो आपका सिर्फ एसएसटी से क्वेश्चन रहेगा। अगर मैथ साइंस पेपर रहता है तो उसमें आपका मैथ और साइंस दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है इसको हम अभी जानेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को आप समझ जाइए कि क्या क्वेश्चन आपका पूछेगा और कैसे क्वेश्चन को पूछेगा, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप ये समझ पे आते हैं कि 2 सेक्शन में पेपर टू बटा होता है। एक आपका एसएसटी वाला सेक्शन में, चाहे आप कुछ भी पेपर लीजिए, अगर आपका आर्ट्स पेपर है या अगर नहीं समझ में आता है तो आपको सब्सिडी में अगर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इस सब में अगर कुछ रखे हुए हैं, इसका मतलब आपका पेपर जो होगा वो एसएसटी का कहलाएगा। अगर आप कोई भी मेन पेपर या सब्सिडी पेपर में अगर आप साइंस या मैथ के पोर्शन को रखे हुए हैं तो इसका मतलब कि आपका जो पेपर पेपर टू कहलाएगा वो मैथ और साइंस का कहलाएगा।
तो अब यहाँ से हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो चर्चा करने वाले थे वो मैथ और साइंस पेपर के, मतलब पेपर 2 में जिनका मैथ और साइंस है उनके लिए क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ एसएसटी वाले का चर्चा अलग से करेंगे एसएसटी वाले क्लास के लिए, लेकिन यहाँ जो ये क्लास चल रहा है वो मैथ और साइंस वाले के लिए चल रहा है। तो जिनका मैथ और साइंस है, जिनका मैथ और साइंस है उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए कैसे कैसे पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पेपर 2 में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन टोटल रहता है आपको 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 150 मिनट भी होता है। कहने का मतलब है क्या, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट आपके पास टाइम होता है। क्योंकि मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेता है। तो वो टाइम अगर आपका ज़्यादा लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप कम समय में किसी क्वेश्चन को कीजिएगा, तभी जाके मेकअप होगा और टाइम मैनेजमेंट कहलाएगा। तो ये समझ जाइए कि एक क्वेश्चन पे अगर इसका रिजल्ट निकालें तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम लगता है। तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का, अगर इन चीज़ों को देखें तो हमें लगता है कि कंपटीशन एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट दे रहा है तो बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो सीटेट तो ऐसा है कि आपको उतना ज़्यादा नंबर लाना भी नहीं होता है, इसका कट ऑफ भी फिक्स होता है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। तो 150 नंबर में क्या क्या चीज़ होता है उसको आप पहले समझिएगा। 150 नंबर में आपका जो आएगा, 150 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका क्या होता है कि 5 सब्जेक्ट में आपका बटा होता है। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सीडीपी। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं सीडीपी। और ये सीडीपी वही चीज़ है जो आप टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होता है, जैसे आप बीएड या डीएलएड में पढ़ते हैं वही है टीचर ट्रेनिंग के कोर्स को यहाँ सीडीपी बोलते हैं, जिससे कि आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर ये आप सीडीपी पढ़ते हैं तो आपका 30 नंबर का थ्योरी पार्ट, यहाँ सुनिएगा, थ्योरी पार्ट आपका कवर हो जाता है बहुत बढ़िया से। उसके बाद दूसरा जो पेपर होता है, दूसरा पेपर होता है जिसमें कि ऑनर्स पेपर आपका कहलाता है। ऑनर्स पेपर में आपका ऑनर्स पेपर क्या है और उसके साथ साथ सब्सिडी पेपर क्या है। तो ऑनर्स पेपर होता है और ऑनर्स पेपर में अगर आप साइंस वाले पोर्शन में आते हैं या मैथ वाले पोर्शन में आते हैं तो दोनों केस में आपको मैथ और साइंस दोनों से क्वेश्चन लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मैथ से भी क्वेश्चन आएंगे, मैथ से भी क्वेश्चन आएंगे और साथ में आपका साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों ऑनर्स पेपर, क्योंकि आपका मैथ रहे या साइंस रहे, साइंस वाले को भी मैथ पढ़ना पड़ेगा, मैथ वाले को भी साइंस पढ़ना पड़ेगा, मतलब हर हाल में आपको दोनों पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, साइंस और मैथ दोनों। और इन दोनों पेपर को मिला के एक मैथ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, मैथ का 30 नंबर का क्वेश्चन होता है और उसी तरह साइंस से भी 30 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से हम अगर बोल सकते हैं कि ऑनर्स पेपर से मेरा जो क्वेश्चन होता है वो टोटल जो होता है 60 नंबर का क्वेश्चन होता है। टोटल मेरा क्वेश्चन जो होता है वो 60 नंबर का होता है। किससे, मैं ऑनर्स पेपर से मैथ और साइंस, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ रहता है कि मैथ से आपका 30 नंबर और साइंस से भी 30 नंबर। और ये मैथ से कैसे कैसे क्वेश्चन बटे हुए रहते हैं उसको भी हम देखेंगे। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट होता है आपका, तीसरा सब्जेक्ट होता है जिसको हम लैंग्वेज 1 बोलते हैं, भाषा 1 होता है। भाषा 1 के तौर पे आप कुछ भी रख सकते हैं। आप जो है 22 भाषा आपके पास रहेगा, 22 भाषा में किसी भी भाषा को भाषा 1 में चुन सकते हैं। लेकिन हम उन्हीं भाषा को भाषा 1 में रखते हैं जिसमें कि ज़्यादा मेरा क्या होता है, कमांड होता है, यह अपनी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीका से उसमें व्यक्त कर पाते हैं, जिसको हम लोग मातृभाषा बोलते हैं ना। ये तो उसी भाषा को रखते हैं। तो अधिकतर जो है हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, इसलिए भाषा 1 में हम लोग क्या रख देते हैं, हिंदी रख देते हैं। अगर किन्हीं को हिंदी नहीं समझ में आता है, जो उनको कमांड है, किसी को इंग्लिश पे ज़्यादा कमांड है, तो इंग्लिश को भाषा 1 में रखेंगे। तो क्या है कि हिंदी को जो हम भाषा 1 में रखते हैं, हिंदी से भी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हिंदी से भी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये मेरे पास एक पेपर और बचा होता है जिसको हम लोग क्या है, भाषा 2 के नाम से जानते हैं, भाषा 2 के नाम से जानते हैं। तो चौथा जो पेपर होता है मेरे पास वो भाषा 2 होता है, भाषा 2। तो भाषा 2 भी आपका एक चुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक भाषा पर तो आपका कमांड है और दूसरा भाषा आपको सीखना चाहिए। क्यों? आपके पास अगर मान लीजिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाता है, आप एक जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं, तो दूसरे भाषा में आपको पढ़ाने के लिए वहाँ पे एलिजिबल होना चाहिए,
चाहिए, तभी एक बच्चा को पढ़ा पाइएगा। तो यहाँ पे दूसरा भाषा के तौर पे हम लोग क्या है, या तो हम संस्कृत रख लेते हैं या तो हम इंग्लिश को रख लेते हैं। तो दूसरे भाषा के रूप में हम लोग इंग्लिश रख लें या तो दूसरे भाषा के रूप में हम लोग संस्कृत को, किसी भी चीज़ को यहाँ पे आप रखिएगा, उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा भाषा से भी जो क्वेश्चन पूछता है कोई एक को ही चुनेंगे जिसमें से 30 नंबर का क्वेश्चन आपका रहता है। तो इस तरह से अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 30 नंबर यहाँ का, 60 नंबर यहाँ का, 60 30 हो गया 90, और 30 नंबर यहाँ का हो गया एक तो 120, और 120 में ये 30 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 150 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 150 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है, इन सब्जेक्ट से आपका हुआ है। तो आप इस समझ सकते हैं कि जो सीडीपी होता है इसके बारे में आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, और कैसे कैसे चीज़ आपको भटक के आता है उसको हम यहाँ समझाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैथ और साइंस के पेपर को जो आप देख पा रहे हैं, उसी मैथ और साइंस के पेपर को थोड़ा सा हम क्या है कि और ज़्यादा डिटेल से हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो अब देखिए यहाँ हम जो बताने वाले हैं उसको आप समझिएगा। ये जो सीडीपी होता है, ये जो सीडीपी होता है जो कि हम वन सिलेबस के अनुसार जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उस सीडीपी में हम कंटेंट वाले पार्ट को पढ़ते हैं जिसमें कि 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, और ये 30 नंबर का कंटेंट ही होता है। इसके साथ में पेडागोजी का भी पोर्शन ऐड होता है, लेकिन क्या है इसमें कंटेंट वाले पोर्शन को हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, और इसी के कंटेंट को हम यूज करेंगे सबके पेडागोजी में। जैसे कि आप पेपर 2 अगर पढ़ रहे हैं तो दूसरा सब्जेक्ट को हम यहाँ पे अगर मैथ के रूप में लें तो मैथ में जो क्वेश्चन होता है, मैथ में आपको बताए थे कि मैथ में 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, मैथ में 30 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो ये जो 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये 30 नंबर का क्वेश्चन दो भाग में बटा रहता है। एक भाग तो आपका 15 नंबर हो जाता है जो कि उस सब्जेक्ट के थ्योरी से रिलेटेड होता है, और ये जो 15 नंबर नहीं, ये 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये कितना होता है, 20 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो उस पार्ट के थ्योरी से रिलेटेड होता है, और साथ में 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो उसका पेडागोजी होता है। पेडागोजी होने का मतलब क्या है कि ये जो 10 नंबर है ये आपका सीडीपी है। ये क्या है, आपका सीडीपी है। कि अगर यहां पे आप सीडीपी पढ़िएगा तो मैथ का भी सीडीपी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मैथ का टीचर हो गए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ हम बच्चा को कैसे सिखाएंगे। ये जो सिखाने का तरीका है, ये जो पढ़ाने का तरीका है, ये 10 नंबर पूछेगा वो क्या है कि मैथ पढ़ाने का तरीका है। ये क्या है, मैथ्स पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका, ये मैथ पढ़ाने का तरीका है। ये तरीका आर्ट ऑफ टीचिंग, यही है पेडागोजी, और इस पेडागोजी को हम टीचर ट्रेनिंग के कोर्स में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम सीडीपी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम समझें कि यहाँ पे जो 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा सारा का सारा मैथ नहीं रहेगा। 30 नंबर में मात्र 20 नंबर का यहाँ मैथ रहेगा, 20 नंबर का आपका थ्योरी रहेगा, 20 नंबर का आपका थ्योरी रहेगा। थ्योरी बोले तो कि उस सब्जेक्ट के बारे में आपको पूछेगा कि बताइए एक तरह से घन और घनाभ का आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, किनारा कितना होता है, शीर्ष कितना होता है, उसके बीच में रिलेशन कितना होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। आपसे पूछेगा कोई काम इतना दिन में करता है तो दो आदमी मिलकर कितना दिन में करेगा। मतलब सिंपल बात समझिए, जो एकेडमिक मैथ होता है उसी चीज को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और 10 नंबर का क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपके पास जो 20 नंबर का ज्ञान है उस ज्ञान को बच्चे को कैसे सिखाइएगा, उसके लिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्लियर है। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम आते हैं तीसरा नंबर जिसको हम साइंस बोलते हैं, और साइंस में आपको तीनों पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे तब साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इस साइंस में भी आपको कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 30 क्वेश्चन फिर से दो भाग में बट जाता है। एक तो भाग हो जाता है जिसको कि 20 क्वेश्चन का होगा, जैसे यहाँ पे बटा था उसी तरह 20 क्वेश्चन का होगा, जो कि साइंस का थ्योरी पोर्शन होगा। थ्योरी कहने का मतलब कि आपसे पूछा जाएगा कि बल का यूनिट क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि किसी वस्तु पे इतना न्यूटन का बल लगाते हैं तो उसमें अगर इतना त्वरण डेवलप हुआ तो वस्तु का आयतन एक तरह से क्या है, द्रव्यमान क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि आपका नॉलेज टेस्ट करेगा। और इसी में फिर 10 नंबर का क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि उसका पेडागोजी से रिलेटेड रहेगा, कहने का मतलब कि सीडीपी।
तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक सीडीपी होता है, क्योंकि जिस मेथड से हम क्या है कि मैथमेटिक्स को पढ़ा सकते हैं उसी मेथड से हम साइंस को नहीं पढ़ा सकते हैं, उसी मेथड से हम हिंदी को नहीं पढ़ा सकते हैं। हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, आर्ट ऑफ टीचिंग अलग अलग होता है, इसलिए हर सब्जेक्ट के पेडागोजी को आपको पढ़ना पड़ेगा। और पेडागोजी ये तभी समझ में आएगा जो ये 30 नंबर का चीज़ को अगर हम बहुत बढ़िया से पढ़ें तब। बहुत सारे स्टूडेंट का सुनिएगा तो बोलते हैं कि सर ऐसा है कि हम सीडीपी में 30 में से 28 नंबर ले आते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि बताइए पेडागोजी में आपका कितना नंबर आता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट का अगर पेडागोजी में कम नंबर आ पा रहा है, इसका मतलब क्या है, इन सीडीपी को आप रट लिए हैं। तो आप जानते हैं कि सीडीपी जो होता है वो आपका लॉजिकल क्वेश्चन होता है, मतलब क्या है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, तार्किक क्वेश्चन होता है। जब आपके अंदर वो लॉजिक या समझ डेवलप हो जाएगा तभी जाके इसके पेडागोजी को आप बना पाइएगा। इसीलिए इन सभी सब्जेक्ट का पेडागोजी को बढ़िया करने के लिए सीडीपी को आप समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टैग वर्ड से खाली क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, आपके थ्योरी को समझना पड़ेगा। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या थ्योरी दिया है उसके बारे में आपको समझना होगा, और उन थ्योरी के पीछे उनका क्या राय था उसको भी समझना पड़ेगा। तब तो एक टीचर होने के नाते आप बच्चे को जब पढ़ाइएगा तो आप बच्चे को उसी तरह का हाव भाव देखिएगा, उसके बिहेवियर में कुछ परिवर्तन पाइएगा, तो आपको लग जाएगा कि बच्चा में ये दिमाग में चल रहा था, और उसके दिमाग को पढ़ के जब पढ़ाइएगा तो इसी को बोलते हैं बाल मनोवैज्ञानिक। तो ये तरह से क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर हो जाता है। उसके बाद 5वां नंबर सब्जेक्ट होता है जिसको कि हम लोग हिंदी के रूप में लेते हैं, भाषा 1 में हिंदी के रूप में लेते हैं, जो कि अगर मान लीजिए हिंदी लेते हैं तो हिंदी से भी 30 नंबर क्वेश्चन होता है। और ये 30 नंबर का क्वेश्चन जो होता है 2 भाग में बटा होता है। ये 30 नंबर का क्वेश्चन 2 भाग में बटा होता है। एक तो आपका 15 नंबर यहाँ से, अब यहाँ सुनिएगा, यहाँ से क्या है 20-20 नंबर, 20 और 10 नंबर था, यहाँ भी 20 और 10 नंबर था। लेकिन हिंदी वाले सेक्शन में क्या होता है 50-50 का बट जाता है, मतलब 50 नंबर जो होता है वो उसका थ्योरी होता है। हिंदी में 50 नंबर का क्वेश्चन उसका थ्योरी होता है, और 50 नंबर का क्वेश्चन उसका पेडागोजी होता है। मतलब ये सीडीपी है, ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, कम से कम मतलब 50% में आपका बटा रहता है। इसी तरह भाषा 1 भी बटा रहता है, इसी तरह भाषा 2 भी बटा रहता है। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें और यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा कि हम क्या समझाना चाहते हैं, हम क्या समझाना चाह रहे हैं उसको समझने का कोशिश कीजिएगा थोड़ा, 1 मिनट। हाँ, तो अब यहाँ से आते हैं लैंग्वेज आपका भाषा 2 को जब हम पढ़ते हैं, जिसको हम इंग्लिश या संस्कृत के रूप में लेते हैं। अगर इंग्लिश या संस्कृत के रूप में लेते हैं तो इसमें से भी 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 30 नंबर में क्या है कि 15 नंबर और 15 नंबर आपका बटा रहेगा। 15 नंबर यहाँ पे इसका थ्योरी वाला पोर्शन हो जाएगा। थ्योरी कहने का मतलब कि आपका नॉलेज कितना है इंग्लिश या संस्कृत में, और 15 नंबर होगा क्या कि उसका आप पढ़ाइएगा कैसे, मतलब कि सीडीपी। 15 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा सीडीपी। अगर हम टोटल सीडीपी को देखते हैं, कंक्लूड करते हैं, तो देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे समझ में आता है सीडीपी। तो आप सोचिए कि अगर हम टोटल सीडीपी को कंक्लूड करें तो आप यहाँ पे देखिएगा कि कैसे कैसे चेंजिंग आता है। सबसे पहले ये 30 नंबर का चीज़ सीडीपी उठा लीजिए तो 30 नंबर हुआ। फिर यहाँ पे 10 नंबर का चीज़ सीडीपी उठा लीजिए, फिर यहाँ से 10 नंबर का उठा लीजिए, फिर यहाँ से 15 नंबर उठा लीजिए, और फिर यहाँ से 15 नंबर उठा लीजिए। इस तरह के सभी अगर सीडीपी को जोड़िएगा तब जोड़िए 15 नंबर, 15 30 हो गया, 30 और 10 40 हो गया, 40 और ये 10 50 हो गया, अब 50 और 30 80 हो गया। कहने का मतलब है कि पेपर 2 अगर आप देना चाहते हैं तो पेपर 2 देने वाले विद्यार्थियों को इस बात का क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आपका सीडीपी रहेगा वो सीडीपी टोटल आपका 80 नंबर के आसपास आएगा। तो 80 नंबर के सीडीपी को अगर आप बढ़िया कर लीजिएगा तो सिंपल बात मान के चलिए कि इतना में आपको नहीं मिनिमम तो एकदम 65 से लेके 70 नंबर तक के क्वेश्चन को आप टच कर जाइएगा और सही कर जाइएगा। और ये 65 से 70 नंबर का क्वेश्चन अगर सीडीपी से आपका आ गया तो उसके बाद कंटेंट में ऐसा थोड़े है कि आप जो है थ्योरी वाले पोर्शन में पूरा बुड़बक ही हैं। थ्योरी वाला पोर्शन में आप 20 क्वेश्चन बनाइएगा तो 10 क्वेश्चन तो जरूर सही होगा। फिर साइंस वाले पोर्शन में भी बनाइएगा तो उसमें भी 10 क्वेश्चन होगा। हिंदी, इंग्लिश ये सब आपका बचा हुआ है। इस तरह से आप कीजिएगा तो आराम से आप जानते हैं कि जो जनरल कैटेगरी होता है उस जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थियों को 90 नंबर लाना जरूरी होता है, और जो अदर कैटेगरी वाले होते हैं उनको 82 नंबर लाना जरूरी होता है। हाँ, अभी जो है बिहार में एक तरह से बहुत सारा चल रहा है
जिसमें कि बोला गया है कि अगर आप 82 नंबर लाते हैं, अगर ओबीसी कैटेगरी में हैं, तो आपको 82 नंबर पे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 82 की जगह पे आपको 83 नंबर लाना होगा, क्योंकि पासिंग मार्क्स 82.5 है, इसीलिए 82 नंबर को हम क्वालिफाई मानेंगे ही नहीं। तो ये सब कुछ ऐसा चीज़ है जिसको कि सरकार की तरफ से दलील दिया जा रहा है, लेकिन ये चीज़ कभी आपका बदल भी सकता है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई अगर क्वालिफाई मानता है, और सीबीएसई एक तरह से सेंट्रल बोर्ड का आता है, तो उन चीज़ों को राज्य सरकार को भी मानना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार अपने अनुसार एससी एसटी का जब 75 नंबर ला सकता है, तो फिर 82 नंबर पे क्वालिफाई क्यों नहीं करेगा? क्लियर है? तो ये सब एक तरह से मतलब समझ जाइए कि अपने वैकेंसी को एक तरह से रोकने का मतलब साजिश आप समझ सकते हैं, क्योंकि इतना दिन से जो चल रहा है कोई आवाज़ नहीं उठाया गया है, तो अचानक इसके बारे में आवाज़ उठाना भी अपने आप में लगता है क्या कि सडनली अचानक जो है मतलब कि इलेक्शन के समय ये सब क्यों स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से हम ये समझ में आता है कि अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस वाले विद्यार्थी हैं, पेपर 2 अगर मैथ साइंस वाले विद्यार्थी हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो करना चाहिए, मैथ साइंस वाले अगर विद्यार्थी हैं, तो मैथ साइंस वाले विद्यार्थी को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आपका जो सीडीपी वाला पोर्शन है, सीडीपी पे सबसे पहला नंबर का जो कि 80 नंबर के क्वेश्चन को डील करेगा। उसके बाद आपका मैथ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैथ जो होता है हम लोग प्रैक्टिस में रहते हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी भी करते हैं, तो मैथ आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसको अगर बढ़िया से बनाइएगा तो 15 नंबर से ऊपर क्वेश्चन बहुत बढ़िया से ले आइएगा। फिर साइंस जो होता है ये आपका जीएस वाला पोर्शन होता है, जिसको कि नॉर्मल हम लोग जीएस में पढ़ते भी करंट अथी में, तो उससे भी 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। इन दोनों चीज़ों को अगर आप फोकस कर लेते हैं तो मैथ और साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे आपका सीडीपी का मिल जाता है। इसके बाद अगर आप लैंग्वेज वाले सेक्शन में अगर आपका उतना बढ़िया नहीं भी रहता है, तब पर भी आप पेपर पास कहलाइएगा, क्योंकि पासिंग जो मार्क्स होता है, जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, जो क्वालिफाई जो होता है वो जनरल वाले कैटेगरी को रखा गया है आपका 90 नंबर, और ओबीसी याद रखिएगा, ओबीसी, एससी या एसटी तीनों के लिए जो केंद्र सरकार मानती है वो बोलते हैं कि 82 नंबर लाइए और पास करके जाइए। ऐसा नहीं है कि एससी एसटी के लिए अलग से 75 नंबर पे पासिंग है, पासिंग आपका यही होगा, और इतना ही नंबर लाइएगा तो पास हो पाइएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी वैकेंसी आएगा, चाहे केवीएस का वैकेंसी आए, चाहे DSSB का वैकेंसी आए, चाहे आर्मी पब्लिक स्कूल का वैकेंसी आए, चाहे कोई भी वैकेंसी आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, उस सब में आपको यही दोनों चीज मांगेगा। इसके अलावा किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है। बाकी बात जो मेरिट बनेगा वो जब आप फॉर्म भरिएगा जो अलग अलग एग्जामों के लिए, उसमें मेरिट आपका बनेगा रिटेन टेस्ट, और वहाँ इंटरव्यू भी शामिल होता है, जिसमें कि केवीएस को मान के चलें तो 70% वेटेज आपका मेरिट लिस्ट में एक तरह से रिटेन टेस्ट से होता है, जिसमें कि 180 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद जो है 30 नंबर का आपका जो होता है वो पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू, डेमो क्लासेस, वो सारा चीज़ इंक्लूड रहता है उसमें, और उसमें बहुत बढ़िया से आप कर पाइएगा। तो यहाँ से ये चीज़ जो समझ में आता है वो पेपर 2 वाले विद्यार्थी के लिए, और यही चीज़ अगर एसएसटी वाले विद्यार्थी यहाँ पे करेंगे तो मैथ और साइंस के जगह पे उनका खाली एसएसटी वाला पोर्शन हो जाएगा, मतलब 60 नंबर का वहाँ एसएसटी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास था, और हम लोग कल से स्टार्ट जो करेंगे वो आपका, चूंकि आपका मैथ का क्लास चल ही रहा है बेसिक मैथ, और अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्लास आपका फिजिक्स से। और फिजिक्स में हम लोग क्या है, शुरू से पढ़ेंगे फिजिक्स का, जैसे आप यूनिट एंड डायमेंशन आपको पढ़ना जरूरी है, उसके बाद आपको मोशन पढ़ना जरूरी है, मोशन के बाद हम लोग अलग अलग टाइप्स का फोर्सेस पढ़ेंगे जिसको बल बोलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका कि अलग एक सेपरेट चैप्टर रहेगा, उसके बाद क्या है कि घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, अगर हम चल रहे हैं तो घर्षण बल के कारण चल रहे हैं। तो उसी तरह आगे हम मैग्नेट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तो मतलब जितना भी चीज़ है, लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, तो जितना भी हम लोग बेसिक चीज़ आपको पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, जिससे क्वेश्चन आपका आता है। और एनसीईआरटी बुक अगर आप रूम पे भी बैठ के अगर पढ़ते हैं 6 to 8 तक का एनसीईआरटी, तो उस एनसीईआरटी को भी करके पास हो सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी बुक पढ़ने का मतलब ये नहीं कि लाइन बाय लाइन याद कीजिए, लाइन को समझने का काबिलियत आप डेवलप कीजिए, क्योंकि जो सीटेट का क्वेश्चन जो आता है वो आपका क्वेश्चन आता है समझ बेस्ड, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा रहेगा। वहाँ पे अगर एसिड बेस से भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो एक एग्जाम्पल के जरिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए किसी वस्तु को अगर उसमें डालते हैं उसका रंग ऐसा हो जाता है, किसी और चीज में डालते हैं तो उसमें कोई रंग नहीं परिवर्तित होता है। इसका मतलब ये चीज जो बता रहा है कि ए और बी क्या है, मतलब सारा चीज
आपके सामने गतिविधि करके वो देगा और उससे आपको एक निष्कर्ष निकालना है और रिजल्ट तक पहुंचना है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सीटेट निकालना। और बीपीएससी पास करना आसान है, क्योंकि वहाँ जो पूछा जाता है कि एक मतलब कि जो भी हो एक लाइन में पूछ दिया जाता है कि ये मतलब है। लेकिन सीटेट में क्या होता है कि आप उसके भाषा को नहीं समझ पाते हैं, और सीटेट में अगर क्वेश्चन के भाषा को आप समझ गए तो बहुत बढ़िया तरीका से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ सब है, खाली क्वेश्चन नहीं समझ पाता है। बस इसके फोल्डिंग देना है वाइगोस्की के अनुसार। जेडपीडी बच्चे में आ जाता है जब जेडपीडी, तो उसके अनुसार इसके फोल्डिंग दीजिए, टेम्पोररी मदद दीजिए, हिंट दीजिए, देखिए बच्चा अपने आप कर जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वही आपका क्लास कल जो रहेगा, जिसमें कि हम लोग फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। बाकी बात जो विद्यार्थी यहाँ पे बेसिक से पढ़ रहे हैं वो आपको, और साथ में आपको बता दें कि जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं इस वीडियो को, उनको हम बता दें कि आपका जो क्लासेस है वो आपका रनिंग हो चुका है, जिसमें कि जुलाई वाले सेशन के लिए, जुलाई 2025 में, और अगर ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में आप जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड में जुड़ने के लिए आपको क्या है, एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। और ये एप्लीकेशन आपके सामने है, फाइनल टच एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़िएगा, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप वहाँ पे बैच को परचेज भी कर सकते हैं, जो कि ऑफर में आपको बैच भी मिलेगा। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आपका फाइनल टच एकेडमी। इसी तरह से आपका क्वेश्चन का डिस्कशन भी होगा। फाइनल टच एकेडमी नीचे आपको दिख रहा होगा, और किसी तरह का विशेष आपको जानकारी चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। ये आपका ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है। क्लियर है? बाकी बात, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मुसल्लमपुर हाट में आना पड़ेगा। एक पटना में एक ही ब्रांच है इसका, और वहीं पे क्लासेस चलता है, क्योंकि ऑफलाइन ब्रांच के बाद जो भी क्लासेस चलता है सारा का सारा आपका ऑनलाइन देखने को मिलता है। क्लियर है? तो किन्हीं को अगर किसी भी तरह का अगर क्वेरी रहे, पूछने का जरूरत हो, तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहीं आपको बातचीत होगा। क्लियर है? थैंक यू।